emerging star company, Quality Power Equipment. They are into the power equipment, high voltage power equipment, and as the name suggests, quality. So they are competing with the MNCs like Siemens, Hitachi, and have established their name in the field of high power voltage equipments and EPC, transmission lines, all those things. So now I request the promoter and joint MD, Mr. Pandian of the company, to give you the presentation, and then after the presentation we can have the question and answer sessions. Good afternoon. I apologize for the small delay. यहाँ आने के पहले मुझे बोला गया था एट फैक्टर्स हेलो दैट हिंदी में बात करना है. बीइंग अ साउथ इंडियन थोड़ा मुश्किल है, तो आई थॉट थोड़ा इजी बना लें, थोड़ा गुजराती सीख लें. सो आई लर्न अ लिटिल बिट ऑफ गुजराती कल रात को. डिफिकल्ट है बट दो शब्द पढ़ लिया मैंने. जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र. थैंक यू. सो बिफोर कमिंग टू अहमदाबाद, काफ़ी लोगों ने सुना, अभी मैंने पहचान भी लिया है, यहाँ पे कंपनी बनती है बिगड़ती है. यू गाइस मेक और ब्रेक कंपनीज. इट्स बीन थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स. वी होप टू डू गुड बिजनेस इन द कंपनी दैट वी आर. और आई वुड लाइक टू टेक अबाउट 10 मिनट टू प्रेजेंट अबाउट द कंपनी. एनी क्वेश्चंस आई बी हैप्पी टू टेक. थैंक यू सो मच. हम क्या करते हैं आप सब जानते हो. ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपनी यहीं पे बड़ौदा में, एक दो यहाँ पे भी अहमदाबाद में. हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर प्रोडक्ट बनाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग ग्रिड कॉम्प्लेक्सिटी. जहाँ जहाँ ग्रिड कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए जो इक्विपमेंट बनाया जाता है, स्पेशली एट 400 kV, 700 kV, 132 kV के ऊपर, जो हाई वोल्टेज बोलते हैं हमारे सेक्टर में. वी आर इन दैट बिजनेस. उस बिजनेस में उस इक्विपमेंट और जो सोल्यूशन है वो बनाते हैं. मोस्टली जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनता है, जो बड़ौदा, अहमदाबाद एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द कंट्री जो बनाते हैं, वो एसी सिस्टम में बनाते हैं. जो एसी नेटवर्क होता है, जो घर पे आपको 230 वोल्ट मिलता है, इट्स अ वेरी रिलायबल ग्रिड. बहुत पुराना है, अच्छा है, सस्ता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और आपने बहुत सारा पैसा भी बनाया होगा उन कंपनियों में, स्टॉक एक्सचेंज में. बट टेक्नोलॉजी चेंजेस, नॉट एवरी टेक्नोलॉजी इज द सेम. डीसी का भी टेक्नोलॉजी है, आज नहीं है, 50 साल से है. इंडिया में 1990 से है सर डीसी टेक्नोलॉजी. जो भी लार्ज पावर एक जगह पर बनता है, उसको ट्रांसमिट करने में डीसी सस्ता होता है, नॉर्मली लॉसेस कम होते हैं. दैट इज़ व्हाई डीसी वॉज यूज्ड. बट डीसी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो आपका एक 400 kV सबस्टेशन जेटको करता है, 200-250 करोड़ में करता है, वही एक 400 kV का डीसी सबस्टेशन 4,000-4,500 करोड़ में बिकता है. तो ये अमीरों का खेल था, इसीलिए किसी को छोड़ा नहीं. और दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी हेल्ड बाय अबाउट 2 or 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड. अब क्यों डीसी इज़ इम्पॉर्टेंट? अगर आप आपके घर पे देखोगे और यहाँ पे भी देखोगे, इस हॉल में जो लाइट लगा हुआ है, एसी नहीं है, डीसी है, आपके घर के एलईडी जैसे. क्योंकि इससे कलर बदलता है, आप यू कैन चेंज द ब्राइटनेस, क्योंकि डीसी कंट्रोलेबल पावर होता है.
एसी में आपने एक 100 वाट का बल्ब 100 वाट के इस पे लगा दिया, वो क्या बोलते हैं, होल्डर पे लगा लिया, एक ही लाइट लगेगा। थोड़ा वोल्टेज ऊपर ज़्यादा नीचे हो गया तो डिस्को लाइट लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एसी। आपको एसी में रहना है तो उसका जो ग्रिड पैरामीटर है 5-10% है, जो वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 1-2 हर्ट्ज इधर उधर, दैट्स इट। उसके ऊपर नीचे जो एसी सिस्टम को जैसे प्रोग्राम किया है या उसका रूल है वो ग्रिड ट्रिप हो जाता है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रेडिशनली, कि अपना जो डिमांड रहता है ये ऊपर नीचे होता है। जैसे आपके समर में गुजरात में जैसे कार्सन भाई के पास आते थे हम बेचने यहाँ पे, उन्होंने पहले सिखाया हमें बिजनेस कैसा बनता है गुजरात में। तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जब मई में बहुत एसी चलती है, आपकी पूरी प्रोडक्शन चलती है, पावर डिमांड ज़्यादा होता है। सेम वे इन विंटर कम होता है। सो जैसे ही आपका डिमांड ऊपर नीचे होता है दिन या रात, आपका जनरेशन भी कंट्रोल होता है। तो वही काम रहता है ये लोड डिस्पैच सेंटर का दुनिया भर में, या इंडिया में दिल्ली में है, गुजरात में है, गांधीनगर में है। जितना डिमांड बढ़ता है उसको फोरकास्ट करते हैं, कम होता है उसको भी फोरकास्ट करते हैं और जनरेशन को कंट्रोल करते हैं। सो उसका एक बैलेंस रखते हैं। अगर जनरेशन ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ता है, लाइन वापस ट्रिप हो जाता है। तो बिकॉज अपना जो जनरेशन था पहले वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, या आपका नर्मदा हाइड्रो प्लांट है, या आपका थर्मल पावर प्लांट है, कंट्रोल होता था। अभी 2014 के बाद आपने जो हमें गिफ्ट दिया है उन्होंने, और पूरी दुनिया में ऑल द लीडर्स हैव फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल्स, नॉट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ओनली, बिकॉज आज 2 रुपये में पावर देने वाला वही सस्ता है, और जो सस्ता है वो बिकता है। तो द एडवांटेज इज दैट पूरा इंडिया और पूरा दुनिया पूरा का पूरा रिन्यूएबल पे चला गया, और रिन्यूएबल 20 से 30 गीगावाट जा रहा है हर साल, वेरस उसका जो कन्वेंशनल पावर है वो 1 या 2 गीगावाट पे बढ़ रहा है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है दुनिया में, इससे जो अपना कन्वेंशनल ग्रिड है उसको कंट्रोल नहीं किया पा रहा है। जैसे अभी आपका खावड़ा में आपका 30 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट है, और आपका जो गुजरात का ग्रिड होगा सर 30 गीगावाट का होगा मिश्रा जी, 30 गीगावाट। तो ये सडनली ये आपका मई में आपका 30 गीगावाट कराता है, और विंटर में शायद 10-15 जैसे बादल आते हैं या बारिश के वक्त सडनली 30 गीगावाट से 20 गीगावाट हो जाता है 1 सेकंड में। तो उसके वजह से जो जेटको का ग्रिड है वो उसका वोल्टेज स्विंग होता है। तो ये कैसा है कि आप जो रिन्यूएबल पावर है आफ्टर अ सर्टेन साइज आप उसको इवैक्यूएट नहीं कर पाते। आपका जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके लिए ये जो व्हाट वी से वेरिएशन के लिए वो बिल्ड नहीं था, वो अपना ट्रेडिशनल प्लान में बिल्ड हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम आना चालू हुई। द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टार्टेड इन यूरोप। जब आप पुतिन ने वॉर लगाया था तब पूरी यूरोप गैस व्हाट वी से पहले कोयला पे गई। कोयला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से आज भी आ रहा है। 47 रुपीज़ है आज जर्मनी में 1 यूनिट प्राइस, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे विंटर में कूलिंग होता है, तो बहुत बड़ा महंगा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनका कॉस्ट कम करने के लिए ऑल द यूटिलिटीज वेंट फॉर विंड और सोलर। जहाँ जहाँ सोलर मिले, जितना जितना विंड मिले वहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि उनको लगा ये सस्ता है। और पेरिस 2050 अकॉर्ड भी अच्छा है, ग्रीन एनर्जी पार्टीज थी। बट उनमें उसमें द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो केम देयर। नेदरलैंड्स में एक ग्रिड है, उसका नाम है टेनेट। छोटा सा ग्रिड है, मतलब मैं जेटको भी नहीं बोलूँगा, मतलब आधा केरला, उसका उतना पॉपुलेशन है, 70-80 लाख का पॉपुलेशन है, और नॉर्थ जर्मनी में देता है। उसने जब ये लगाया इतना रिन्यूएबल विंड फार्म्स, उसके पूरा नेटवर्क का डिस्कोलाइट हो गया। जैसे ही उसका विंड आता है सडनली वोल्टेज ज़्यादा आता है, विंड चला गया वोल्टेज निकल गया। तो उसका जो ट्रेडिशनल एसी ग्रिड है और जो एसी पावर सोर्स है वो स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। तभी उन्हें पता चला यार डीसी तो पूरा का पूरा एसी से डीसी करना पड़ेगा, नहीं तो अपना बत्ती गुल, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने पास है नहीं, कोयला जला नहीं सकते, और वी हैव अ प्रॉब्लम, और 2 रुपये में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने पहले ये HVDC का लाइन लगाना चालू किया, 2023 में लगाया। ऐसे भी नहीं कि उन्होंने पहले कुछ बड़ा ऑर्डर दे दिया। 2023 में उन्होंने 30 बिलियन यूरो से ऊपर का ऑर्डर दिया, और जो हिटाची, सीमेंस और जी मिला के साल में जो 95% मार्केट दुनिया में कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका आउटपुट, एनुअल आउटपुट था 7 से 8 बिलियन। एक छोटा सा देश ने इतना किया तो जर्मनी और फ्रांस भी उठ गए, बोले हम भी लगा रहे हैं, और यूके भी लग गया। इसके वजह से जो डिमांड हुआ दुनिया में, वो जो डीसी लाइन्स की वजह से इतना ज़्यादा हुआ कि यूरोप में आजकल फैक्ट्रियाँ, ट्रांसफार्मर फैक्ट्रियाँ 10-12 साल तक बुकड है।
इंडिया में अभी भी हम 2-3 साल के बात कर रहे हैं। जो आपके ट्रांसफार्मर स्टॉक जो आपका फेवरेट है गुजरात में, वो आज भी 2-3 साल के लिए बुक है सर। आप स्वीडिश फैक्ट्री बात कर लो या जर्मन फैक्ट्री बात कर लो, वो 2035-36 का बात करते हैं डिलीवरी, Q3 2036 पावर ट्रांसफार्मर। जब वो बुक आउट हुए तो इंडिया के जो क्लास ए वेंडर्स थे, जो 400 और 765 के में ट्रांसमिशन कैटेगरी में थे, उनके ऑर्डर बुक बढ़ने चालू हुए, बिकॉज चाइना को तो कभी अंदर छोड़ते नहीं, ना इंडिया में ना वहाँ पे, तो उनका एडवांटेज है। तो इसीलिए इफ यू सी लॉट ऑफ लार्ज ऑर्डर्स जो हाई वोल्टेज प्लेयर्स को आ रहा है, बोथ एमएनसी और इंडियन, यूरोप से आ रहा है, दैट इज बिकॉज द यूरोपियंस हैव क्लोज्ड द फैक्ट्री। दिस इज द डिमांड, दिस इज द सप्लाई। सडनली पूरे दुनिया में दे रिकॉग्नाइज्ड कि हम भी लगा रहे हैं, हमारे भी डिस्को लाइट लगे हैं। तो इंडिया ऑल्सो हैड अ कमिटी सीईए पे, और उन्होंने भी वो क्या बोलते हैं, दे ऑल्सो इवेल्युएटेड कि क्या प्रॉब्लम है। और तब कावड़ा जैसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे सोवेन गारंटी है कि जैसे ही आप जनरेट करोगे, हम व्हाट वी से द गवर्नमेंट विल बाई द पावर, बट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओल्ड ट्रांसमिशन, और आपको चाहिए डीसी, HVDC या फैक्स को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जहाँ पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेमीकंडक्टर यूज करते हो टू मैनेज एसी इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू मेक इट्स लिटिल मोर स्टेबल। तो उन्होंने गाइडलाइन बनाया सीईए में कि 33% हर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में यू शुड पुट अ स्टैटकॉम, और 10% एनर्जी स्टोरेज। तो जो ₹1 का बिजनेस था नहीं अपने देश में 2022 के पहले, उसके इमीडिएटली आई थिंक आपने पढ़ा होगा, कल भी हिटाची ने एक ऑर्डर अनाउंस किया है 25,000 करोड़ BHEL के साथ, अडानी के साथ। उसके पहले 2-3 महीने पहले खावड़ा नागपुर भी हुआ था पावर ग्रिड के साथ, वो भी 25,000 करोड़ का था। स्टैटकॉम तो हर हफ्ता आजकल 500 करोड़ का खुल रहा है। जो बिजनेस जीरो था सडनली 60-70 हज़ार करोड़ हो गया ओवरनाइट, और अभी तो लगी नहीं है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रही है, वो तो 2 साल पहले वाली प्रोजेक्ट हो रही है। सो दिस टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा नहीं है कि अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कल को बहुत बड़ा डिमांड हो गया, हमने एक फैक्ट्री लगाया, एरेडा में टेस्ट कर लिया, हम आ गए और सामान चला गया। ये 400 और 765 की भी आप जानते हो टारेल है यहाँ पे, कि पहले बनाना पड़ता है, फैक्ट्री चाहिए, उसके बाद यूरोप में टेस्ट करना पड़ता है, फिर 5 से 7 साल कहीं लगाना पड़ता है, फिर एक अप्रूवल होता है, और उस अप्रूवल के बाद फिर आप बेच पाओगे। क्योंकि 400 kV का AC लाइन फट गया सर, 1 हफ्ता में रिप्लेस होता है। 400 kV का DC लाइन फट गया तो 1 साल के लिए सामान नहीं मिलता, और 1 साल के लिए एक DC जैसे खावड़ा नागपुर है 6 गीगावाट का लाइन है, 6 गीगावाट डाउन हो जाता है। तो इसलिए यूटिलिटीज भी अप्रूवल नहीं देती, क्योंकि नौकरियां चली जाती है कभी फट गई तो, फॉर चूजिंग द रॉन्ग वेंडर। सेकेंड, वो जो EPC हैं जैसे हिटाची, सीमेंस, GE, BHEL, वो भी अप्रूव नहीं करती वेंडर्स को, क्योंकि उनका बैंक गारंटी लगा रहता है। आपकी वजह से उनका अगर फट गया तो उनके 500-500 हज़ार करोड़ की बैंक गारंटी एनकैश हो जाती है। तो उनका भी कंट्रोल रहता है ऑन द क्वालिटी, ऑन द टेक्नोलॉजी, ऑन द रिलायबिलिटी। तो इन 1972 माई फादर स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। 20-25 साल काम करते रहे, उनके पास था प्रोडक्ट 2005 तक। प्रॉब्लम था कि कौन लेने वाला है, कोई लेने वाला था नहीं। जब मैं भी आया, हम भी गए पावर ग्रिड के पास, मिश्रा जी भी पावर ग्रिड में थे तब, हम गए, बट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये स्टेंट जैसा है सर, हार्ट में स्टेंट तो बना लूंगा, बट किसका हार्ट मिलेगा मेरे को, कोई छोड़ने वाला अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। तो 2010 में हम इंग्लैंड में फैक्ट्री लगाए, बिकॉज वी वांटेड टू गो इनटू यूरोप, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थे तब एक छोटी सी कंपनी थी एंडॉक्स, जो SVC और स्टैटकॉम बना रही थी। हम वहाँ गए, उन्हें खरीदा, और उनके कस्टमर को फोर्स किया कि हमारा ही सामान लगेगा, और हमने वहाँ पे उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस लिया। फिर पावर ग्रिड के पास आए, पावर ग्रिड को कन्विंस किए, और पावर ग्रिड में एक प्रोडक्ट लगा दिया। अब इनका प्री क्वालिफिकेशन है 5 से 10 साल तक आप उसको चलाओ, फिर हम आपको अप्रूवल देंगे। तो 10 साल तक चलाए पावर ग्रिड में, नॉट ओनली इन पावर ग्रिड के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए दुनिया भर में। 100 से ऊपर देशों में हम गए, वी गॉट इट एग्जीक्यूटेड। अमेरिका गए, चाइना गए, जापान गए, स्वीडन गए, अभी स्वीडन में हम 400 kV का सामान करते हैं, फिनलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी तक पहुँचे। तो हर दुनिया में जाके हमारा प्रोडक्ट लगाया, रिलायबिलिटी इंडेक्स बनाया, और अब जब ये एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, वी फाइंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई मिसमैच ऑन कैपेसिटी। अब हमें पता था कि हम पैसा तो बना रहे हैं, प्रोडक्ट है, जमीन है, फैक्ट्रियां हैं,
बट वी ऑल्सो फाउंड कि एक छोटा सा हमने एक एडवांटेज कर लिया कि हम पहले गए इस टेक्नोलॉजी में, जो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है HVDC और फैक्स में। ये जो बड़े 2-3 कंपनियां हैं दुनिया भर में जो बनाती हैं, ये HVDC में जैसे AC सबस्टेशन में एक 20-30 इक्विपमेंट रहता है एक सबस्टेशन बनाने में, HVDC में भी एक 7-8 इक्विपमेंट बनती है। बट वो 7-8 ये 20-30 वाले नहीं बनाते, उसके लिए अलग ही टेक्नोलॉजी रहता है, वो सेमीकंडक्टर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज नॉट अपना जो मैं रिएक्टर भी दिखाऊंगा, आपने 20-30 साल वही रिएक्टर एक ट्रांसफार्मर जैसे देखा होगा, मैं जो दिखाऊंगा वो अलग है। तो वो जो व्हाट वी से द इक्विपमेंट है, पहले हमने एक इक्विपमेंट चले गए, हमें लगा और 2-3 इक्विपमेंट जा सकते हैं इसके अंदर, और पूरा दुनिया में जब कैपेसिटी शॉर्टेज है, जब हम अलोकेशन दे रहे हैं कैपेसिटी की, तब वी कैन फोर्स द कस्टमर्स टू ऑल्सो बाय अदर इक्विपमेंट्स फ्रॉम अस। दैट मीन्स वी कैन ग्रो लाइक अ हिटाची एनर्जी फ्रॉम इंडिया। जैसे धीरू भाई जानते थे कि क्या बोलते हैं, अगर अपन पेट्रोल बेचते हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा पेट्रोल हमारे से बनना चाहिए, वैसे ही हमें भी ये लगा कि वाई शुड वी बिल्ड वन प्रोडक्ट वन कंट्री, वाई कांट वी ड्रीम लाइक हिटाची, कि हम क्यों ना हिटाची जैसे इंडिया में से प्रोडक्ट बनाएं ऑन प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स ऑन DC साइड। AC में तो बहुत सारे हैं सर, बहुत टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, बट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज में आ गए, 100 देशों में आ गए। अभी हम अबू धाबी को सप्लाई कर रहे हैं, इजराइल को सप्लाई कर रहे हैं, सऊदी को भी कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं अपने इजिप्ट को भी कर रहे हैं। मतलब हर देश में अप्रूवल आ गया, और कितने प्रोडक्ट लेके जाएं इन दिस हाई टेक्नोलॉजी। तो दैट इज व्हाई वी गॉट इनटू द मोड ऑफ एक्विजिशन एज व्हाट वी से एज अ फ्रेमवर्क। आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लाइक माई फादर, डिजाइन करते हैं ट्रांसफार्मर और रिएक्टर। आई हैव अ MBA एंड अब आई एम कंप्लीटिंग माई PhD ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। दैट इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन सर। ये हमारा पहला स्टैटकॉम था ऑस्ट्रेलिया में। स्टैटकॉम बना तो कोई भी सकता है, यूरोप में हमने पहली बार मेक इन इंडिया किया। मेक इन इंडिया सर मोस्टली क्या हो जाता है, बड़े कंपनियां CKD बनाती हैं, जैसे BMW भी मेक इन इंडिया बोलता है, 4 पहिए और 2 सीट वहाँ से लेके आते हैं और उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया CKD। हमने पूरा स्टैक से बनाया, इंडिया में तो कन्विंस नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया में जाके सिडनी में 200 मेगावाट का सोलर फार्म था, उनको कन्विंस करके 2020 में लगाए, उसका अभी 5 साल खत्म हुआ और हम क्वालिफाई हो गए ग्लोबल टेंडर्स के लिए। तो कभी कभी आपके पास टेक्नोलॉजी होगा, आपके पास कैपेसिटी रहेगा, बट यू ऑल्सो नीड अ कस्टमर। सो दैट इज हाउ वी ग्रू। आपको पता है कि आपका जो ग्लोबल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सेक्टर है, there's a lot of shortage। वो आप इक्विपमेंट वेंडर बुक, उनके वेंडर्स के ऑर्डर बुक, उससे आपको पता चल जाएगा कि बहुत डिमांड है। बट ये सब पब्लिश्ड रिपोर्ट है कैर की। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे सर, यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज HVDC और फैक्स। HVDC और फैक्स में देखिए सर, अभी जो CAGR चल रहा है 80% का चल रहा है। जो पूरा मार्केट 8% में बढ़ रहा है, ये 80% में बढ़ रहा है। बट 80% इज नॉट द ओनली स्टोरी। ये 80% में सिर्फ 7 या 8 लोग हैं जो पूरा खाते हैं, जो 8% में 8,000 लोग खा रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन this controlled market of high-end technology and the standard AC technology. So this is how we are growing in this segment of HVDC and FACTS. ये सर जो पीछे हमारे पीछे लोगों के पीछे जो खड़ा है वो है, अभी हम उसको कहलाते हैं रिएक्टर। जो आप जो ट्रांसफार्मर के साथ देखते हो, ऑयल, स्टील, कोर, ऑयल, वो AC टेक्नोलॉजीज में वैसे वाले यूज होते हैं, ये DC में होता है। ये उसको बोलते हैं ड्राई टाइप। इंडिया में हम शायद एक ही बंदे हैं जो पूरा बनाते हैं HVDC और फैक्स के लिए, और दुनिया में गिने चुने में भी 5 या 10 लोगों से हैं। एक तो यूरोप में है, बाकी सब चाइनीज़ में। और ये जो प्रोडक्ट होता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऐसा नहीं होता। पहले कस्टमर को मानना पड़ता है कि ओके आप बना सकते हो। सेकेंड, यू शुड फील रिलायबल इनफ कि यस मैं लगा सकता हूँ, और उसके बाद प्रेफरेंस होता है और फिर प्राइस होता है। बिकॉज दिस इज लाइक अ स्टेंट इन अ हार्ट। 7,000 और 6,800 में फ़र्क नहीं होता। वो 70,000 भी लगाएगा अगर उसके पास पैसा भी नहीं है, बोरो करके लगाया क्योंकि हार्ट है उसका। सो द प्रेफरेंस और माइंड शेयर इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। These are the companies, sir, in the last 10 years that we have acquired. First is Hendox, जो SVC और स्टैटकॉम बनाता है टर्की में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। 1 साल पहले हमने लिंक्डइन का पोस्ट भी लगाया था। एनर्जी स्टोरेज में भी आ गए हैं। मतलब एनर्जी स्टोरेज तो इंडिया में बहुत लोग करते हैं, बट नॉर्मली आई हैव सीन 85 और 90% ऑफ द पीपल आर चाइना का सामान लगा के EPC करते हैं। हमने पूरा स्टोरेज किया, EMS किया, कन्वर्टर किया, और
उसके साथ प्रोजेक्ट लगाया। अभी इसको भी वापस 2-3 साल लगेगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट में एक होता है टेक्नोलॉजी बनाना, दूसरा कस्टमर को ढूंढना और तीसरा उसको लगा के 3 साल चलाना, उसके बाद नॉर्मली अप्रूवल होता है। सो वी आर ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन R&D। टू गिव यू एन आइडिया, हमने लास्ट ईयर 6% R&D में अपने सेल के लगाया, विच इज़ हाइएस्ट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन दिस इंडस्ट्री। जो हमारे पियर्स हैं, आप देखोगे 2 या 3% लगता है। और ये नहीं कि हमने सिर्फ लास्ट साल 1 साल में लगाया, आप लास्ट 3 ही साल लगा, उसके पीछे की बैलेंस शीट में देखो 5 to 6% ऑफ आवर सेल्स हैव ऑलवेज गॉन इनटू R&D, so that we can make bigger, better products, more reliable। and अगर ट्रेडिशनल R&D में ये 6% जा रहा है, बट ये जो हम कंपनी खरीदते हैं सर, ये हम मोर कैपेसिटी या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए नहीं कर रहे। हर कंपनी हमारी ये टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम अपना एक्विजिशन का पैसा भी टेक्नोलॉजी के नाम पे देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 100% ऑफ आवर सेल्स इज गोइंग इनटू R&D एंड टेक्नोलॉजी। नेबेस की एक कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी चेन्नई में, दे वर इनटू एज कंप्यूटिंग ML। बहुत गहरा टेक्नोलॉजी है ये, वो क्या बोलते हैं, अपना ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, अपना सबस्टेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। बट दुनिया भर में सर एक टाइम आएगा, 3 साल में आ सकता है, 10 साल में आ सकता है, जब ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड। आप कोरिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑलरेडी सबस्टेशंस आर कनेक्टेड। इंडिया में और 5 साल लगेगा शायद, और या 10 साल लग जाएगा। बट जब कनेक्टेड हो जाता है, जैसे अभी ड्राइवरलेस कार चल रहा है यूरोप में, और इवन इन अमेरिका, कैलिफोर्निया में लॉट ऑफ उबर इज नाउ ड्राइवरलेस। क्या हो जाता है अगर नेटवर्क हैक हो जाता है या नेटवर्क डाउन हो जाता है, बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाएगा। दैट कैन नॉट हैपन, विच मीन्स दैट जो कंप्यूटर गाड़ी में पड़ा हुआ है, इट इज टेकिंग कमांड फ्रॉम द इंटरनेट। However, when the internet goes down, the computer in it has brain to take next decision without waiting for a network coming in. At least साइड में जाओ, गाड़ी पार्क कराओ, या ये रास्ता है, ये मैप है, मैं करा दूंगा। अब this is called use of machine learning of a computer in based on the data that has been collected. So इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब एक नेटवर्क और रूटर लगा के कर रहे हैं, बट उस डाटा के साथ जो करेंगे उससे ही पैसा बनेगा। तो अब हमारे पास तो सर ML और AI के लोग नहीं थे, हमारे पास है कंप्यूटर इंजीनियर जो स्काडा कर सकते हैं, बट ये वाला टेक्नोलॉजी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग 20-30-40 बंदे लगा के उस पर पैसा लगाएं, हम कंपनियों के पास चले जाते हैं, वी बाय इन दैट कंपनीज। तो 2 चीज़ें होती हैं, जब ये डेवलप होता है दूसरों को भी बिकता है, सो योर R&D कॉस्ट आर अमोर्टाइज्ड, बट ऑल्सो इन आवर सेक्टर वी हैव कंट्रोल एंड एक्सेस टू कॉम्पिटिटर्स हैविंग डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा अमेरिका F-35 रोज चलाने के लिए एक पासवर्ड पूछता है, कहीं पे भी आप F-35 ले लो, जब गाड़ी चालू करनी पड़ती है पासवर्ड अमेरिका देता है। इट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इन द बिजनेस ऑफ टेक्नोलॉजी, A एक्सेस, B डिनायल इज हाउ कंपनीज आर बिल्ड। SNS में हमने ड्राइटेक कास्ट रेजोनेंट ट्रांसफार्मर बनाया। कोचिन की कंपनी थी, कास्ट रेजोनेंट ट्रांसफार्मर आप जानते हो, काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। अगेन हम थोड़ा डिफरेंट हो गए, उसको लिया क्योंकि उन्होंने 15 साल से वो ट्रांसफार्मर बनाए। हमने उसका डिज़ाइन सेंटर टर्की में लगाया, सो दैट वी गेट अ यूरोपियन डिज़ाइन, और उसका पूरा फोकस किया एनर्जी स्टोरेज में। सो वी टेकन अ प्रोडक्ट विच इज नॉर्मल एंड देन उसको चेंज करा के उसका सेक्टर बदल दिया, जहाँ हार्मोनिक्स है डेटा सेंटर में सप्लाई कर रहे हैं। अब हमने एक जॉइंट वेंचर की MOU साइन की हुई एक अमेरिकन कंपनी के साथ टू बिल्ड दिस ड्राइटेक ट्रांसफार्मर इन अमेरिका फॉर डेटा सेंटर एप्लीकेशंस। So we take a standard product, take upgraded technology and go focus. So when you have a global base, आप जहाँ डिज़ाइन मिलता है या जहाँ टेक्नोलॉजीज मिलता है, हम वहाँ जा सकते हैं। We are not made in India or make in India, we are born in India. हमारा एम्बिशन है हिटाची बनना। हिटाची वॉज अ जापानीज कंपनी, बट उसके 10,000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दैट इज़ हाउ वी लुक आवरसेल्व्स एज अ कंपनी। EPC 50 साल पुरानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कंपनी थी। मेहरू इज अगेन द कंट्रीज लीडर इन हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उनके प्रोडक्ट दिखाएंगे। सो दैट इज हाउ वी गेट इट। ये हमारी पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल है सर, ये पूरा आपका RH में लिखा हुआ है द कंपनी, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ज्योग्राफीज। एंड आई थिंक द रेस्ट हमारे जो CFO है। गुजरात में जो हम खड़े हैं, तो इंडिया में जो सोलर एनर्जी की जो शुरुआत हुई है, जो दिशा कंट्री को दिखाई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, गुजरात से ही शुरू हुआ है। मैं तो जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन 5 साल था, तो मैंने उसको देखा है कि कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से सोलर पार्क बनाया। उस समय 16 रुपये की पावर, 12 रुपये की पावर थी, उसको किया, तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। आपने सुना होगा कि 3-4 दिन पहले कंट्री ने 100 गीगावाट सोलर में कर लिया है।
100 गीगावाट कंट्री ने सोलर में कर लिया है। विंड हमारा करीब 50 गीगावाट के आसपास है। फिर नेक्स्ट जो गुजरात फिर स्टार्ट कर रहा है, ऑफशोर विंड भी गुजरात से ही टेंडर आए हैं, गुजरात से ही चालू हो रहा है। ऑफशोर विंड आपके खंबादा वाले इलाके में ऑफशोर विंड लगी। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका सोलर पार्क है वो भी खावड़ा में है, 30 गीगावाट। अब ये इसका बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड रिन्यूअल हो रहा है, लास्ट ईयर 2023 में 500 गीगावाट आपका वर्ल्ड वाइड रिन्यूअल ऐड हुआ है। और जो आज की डेट में रिन्यूअल है, जो कोल इन सब से ऊपर है इस समय। और जितना भी COP29 या COP की जितनी भी मीटिंग हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात हो रही है, हमारी कंट्री बोल रही है 2050 में हम करेंगे, 2070 में पूरा जीरो कर लेंगे। डिफरेंट कंट्रीज 2035, 2050 के सबके गोल हैं। जितनी रिन्यूअल पावर ऐड होगी उतना ट्रांजिशन में ऑटोमेटेड ये सब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको सिंपल समझ लेना चाहिए कि, और ये इकोनॉमिक सेंस है बेसिकली, आज की डेट में कोई रोक नहीं पाएगा। आप कई चीज़ सुनते हैं कि रिन्यूअल को इंडिकेशन बाहर से आते हैं, US से आते हैं, परंतु इशू क्या है कि आज की डेट में इसकी कॉस्ट ऑफ पावर इतनी कम हो गई है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ऑयल, कोल इसके आसपास भी नहीं आ रहे हैं। और जो बैटरी की कॉस्ट जिस तरह से कम हो रही है, तो ये जो आज की डेट में जो इंडिया में टेंडर हो रहे हैं, जो राउंड द क्लॉक टेंडर की पावर की बात करें, 3.5-4 रुपये में राउंड द क्लॉक पावर मिल रही है सोलर, विंड एंड बैटरी की। तो ये जो पावर मिल रही है, ये किसी भी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो इसको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकती है, इकोनॉमिक सेंस में है बेसिकली रिन्यूअल। और जितना रिन्यूअल होगा उतना इस तरह के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो मिस्टर बर्नी अभी बात कर रहे थोड़ी देर पहले। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ है, जब हमारी कंट्री ने ऐड करना चालू किया, तो राजस्थान में आपको याद होगा सबसे ज़्यादा सोलर पावर ऐड हो रही है। तो राजस्थान में जब करीब 15 गीगावाट के आसपास सोलर पिक्चर में आ गई, तो वहाँ जब भी कोई ट्रिपिंग होती थी लाइन की, तो सोलर पावर सब ट्रिप हो जाते थे, सोलर पावर का सब पावर कम हो जाती थी। तो जब इसको देखा कि ऐसा हो क्यों हो रहा है, तो उसमें जो ट्रांजिशन जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट जो स्टेटकॉम चाहिए, एनर्जी स्टोरेज चाहिए, तब समझ में आया कि बिना इसके चल नहीं सकता रिन्यूअल चल ही नहीं सकता यदि आप ये नहीं लगाओगे तो इसलिए स्टेटकॉम जल्दी से ऐड किए गए। आप देखिए राजस्थान में 3 स्टेटकॉम तुरंत कमीशन किए गए, उसके बाद से इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो गए। अभी खावड़ा में आपके लगा रहे हैं, यहाँ भी स्टेटकॉम लगा रहे हैं। फिर समझ में आया कि आप लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे तो HVDC चाहिए, तो HVDC लगे। 2 रिसेंटली अवार्ड हुए हमारी कंट्री में, 2 एक साथ एक समय में 25,000 करोड़ के कभी भी ऑर्डर नहीं हुए, एक साथ कभी नहीं हुए, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो 2 एक साथ 25,000 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट ऑर्डर हुए। इन सब में ट्रांजिशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, और यही स्थिति वर्ल्ड वाइड है। जितने भी ऑफशोर विंड होंगी उन सब में इन सब चीज़ों की ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब दूसरा आप इसको पहलू देखिए, ये तो बिजली की बात कर रहे हैं। और बिजली में आप देखिए 2022 में आपकी मैक्सिमम डिमांड कंट्री की 200 गीगावाट हुआ करती थी। अभी लास्ट ईयर जो हमने टच किया मई में 241, इस साल 250 क्रॉस करेगा। मतलब 3 साल के अंदर आप 25% ग्रोथ कर लिया आपने, इस लेवल से ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ किसकी हो रही है? रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल ग्रोथ होगा तो ये सब चीज़ इक्विपमेंट लगेंगे। तो इस तरह से आप इसको जो स्कोप है ये ह्यूज इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड कंट्री। तो इस तरह की जो जितने भी लोग आपके इक्विपमेंट बनाते हैं उन सब का जो फ्यूचर है वो रिन्यूअल को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ माई, मैं आपको इस रेफरेंस। और दूसरा आप जाइए तो आप, ये तो हो गया पावर सेक्टर का। दूसरा सेक्टर है एनर्जी ट्रांजिशन। इनमें भी हो रहा है इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अमोनिया, बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन आपने सुना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन कंसेप्ट आया है, उसका अमोनिया है। फिर थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति आएगी, आप जैसे जापान देखें या वेस्ट यूरोप देखें या कोरिया देखें, उनकी ग्रीन अमोनिया की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनको चाहिए, क्योंकि इनके लैंड नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ डीजल और कोल की जगह ये ग्रीन अमोनिया से टरबाइन चलाएंगे, ग्रीन अमोनिया से आपकी बिजली बनेगी। शिप ग्रीन अमोनिया से चल रहे हैं। तो ये ग्रीन अमोनिया बनेंगे कैसे? ये बनेंगे रिन्यूअल से, बनेंगे सोलर एंड विंड से। तो सोलर और विंड जितना ऐड करोगे उतने आपके ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑटोमेशन की। तो इसको देखते हुए आप जब वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ये सब इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोग कैसे सप्लाई करेंगे। जब इनने एक एग्जांपल दिया कि 8 साल से बुक हैं, 9 साल से बुक हैं, इसका रीज़न ही यही है कि इतने ज़्यादा बुकिंग होगी कि सबको चाहिए ये इक्विपमेंट। अब तो इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिन्यूअल्स हम लोग रिन्यूअल कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी हमारे रिन्यूअल के बहुत पक्षधर है। मतलब कंट्री में, मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो हम लोगों ने 2014 में प्लान किया था कि हम 20 गीगावाट करेंगे 2022 में। ये प्लान था कंट्री का। जब ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए तो उनने बोला 175 करेंगे, तो सब लोग के होश उड़ गए। जितने भी गवर्नमेंट में लोग थे उनके समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल है क्या, हो सकता है? हो गया, 175 कर दिया कंट्री ने। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि
हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, और क्योंकि हमको इम्पोर्ट अपना घटा, तो मेरे को 1-2 साल लगेगा वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको ये करने में, फिर 1-2 साल में साइट में लगाऊंगा और फिर कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे। बट एट द एंड ऑफ 4 years और कोई टेक्नोलॉजी आ गई जो हमारी पूरी R&D को खा ले। सो इन टेक्नोलॉजी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक अलॉन्ग टेक्नोलॉजीज विच आर ऑलरेडी डेवलप्ड सो दैट यू आर एबल टू ऑफर मोर। अगर आप थोड़ा ईजियर सेक्टर में लगा लो, कंज्यूमर गुड्स में, तो अगर आप देखोगे कि वो क्या बोलते हैं, आपका फेसबुक था, बहुत बढ़िया कंपनी थी, बट टुडे बिटवीन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में people were more comfortable on WhatsApp and Instagram than Facebook. If Facebook did not buy WhatsApp and Instagram और उन्होंने एक वो क्या बोलते हैं, ट्विटर ने थ्रेड्स करके लिया, या व्हाट वी से इंस्टाग्राम थ्रेड्स करके एक R&D करके लिया, ट्विटर को नहीं ले पाया। सेम वे आप जो ABB या हिटाची आप बात कर रहे हो मैम, ABB वॉज आशा एंड ब्राउन बोरी, 2 कंपनियां थी, वो भी काफी सारे कंपनियों को खरीद के आशा और ब्राउन बोरी है, फिर दोनों मर्ज किए, फिर बिकेम ABB। हिटाची वॉज अ वेरी लार्ज कंग्लोमरेट, बट इंडिया में हमें उनको अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या लिफ्ट या ATM में जाना जाता था। अब उन्होंने ABB का वो बिजनेस लिया, अब उनको बोलते हैं HVDC, हिटाची। सो ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हैं, जैसे अभी GE बनाता था टरबाइन या एयरक्राफ्ट इंजन, उन्होंने अल्स्टॉम का बिजनेस लिया। अब अल्स्टॉम ने 100 कंपनियां खरीदी, फिर वो अल्स्टॉम अरीवा TND बना। अब GE खा के उसको और 3 सेक्टर में बांटा। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपनीज हिस्टोरिकली, आप कोई भी सेक्टर का टॉप 500 ले लो, एक प्रोडक्ट या एक मार्केट से नहीं बना, वो ऑलवेज दूसरों को पीयर टेक्नोलॉजी को खरीद के ही बड़े हुए। इंडिया में भी आप देखोगे, जैसे हिटाची था, उन्होंने भी काफी सारे एक्विजिशन किए इंडिया में। रमन बोट्स था, GE ने S&S को टेक ओवर किया, इंडोटेक ने व्हाट वी से GE का फैक्ट्री नैनी में खरीदा। तो वो क्या कर रहे थे, इंडिया में जो M&A स्पेस था, वो अपना ही एक नया फैक्ट्री या अपना ही थोड़ा कैपेसिटी या अपना ही सप्लायर को खरीद रहे थे। दे वेर नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इन अ न्यू मार्केट और न्यू टेक्नोलॉजी। हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हिस्ट्री रहा है कि हम दूसरे टेक्नोलॉजी को लेके हम एक साथ 10-11 प्रोडक्ट कर सकें, और वो जो टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल है वो चला सकें। Your main object from the proceeds to acquire the Mehul Electronics, so at rupees 177 crore. So what will be the impact on the future financial performance, and it is forward integration or backward integration? Sir, I can answer from a business perspective whatever is given in the RHP. Mehru already has more than 200 crores in sale, so that will get as a direct subsidiary. हम 117 करोड़ दे रहे हैं as a part of the acquisition. That will add it to the both EBITDA and profit, and that is already उसका जो pro forma balance sheet है RHP में लग चुका है। वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनाते, बट हम जैसे 400-500 kV वाले सामान बनाते हैं, that we can package together to our customers across the world. That is a synergy in the product line that we see. Apart from it, we also inherit with them a lot of R&D engineers at 500 kV. Because कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए one of the biggest and मतलब फैक्ट्री कितना ही बड़ा लगा लो, दिमाग 10 या 15 लोगों का चलता है, और टेक्नोलॉजी एंड R&D is what is keeps companies like us making money. So we also inherited very very high quality of people, especially on high voltage technology with Mehru. आपने और एक अच्छा सा क्वेश्चन आई कैन इंडिकेट, हमारा जो नॉर्मली 25% GCP रहता है फॉर अदर कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, वी हैव यूज्ड the methodology of 35%, which means कि the remaining money also can be used for under unidentified acquisitions. So हमारा इंटेंट क्लियर है कि ये जो बाकी का पैसा है, हमको डेट तो है नहीं हमारे पास, कैश पड़ा हुआ है कंपनी में और प्रॉफिट और जनरेट कर रहे हैं। सो हमारे जो रेगुलर बिजनेस है सर, वो उसके लिए काफ़ी सारा कैश फ्लो है, प्रॉफिट है, वी हैव ऑर्डर बुक। तो हमारा अभी जो फोकस है, अभी जो मार्केट में तेजी चली हुई है, नेक्स्ट और 5-10 साल में जो तेजी दिख रही है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं विच आर ऑलरेडी रेडी टू द मार्केट और गो टू द ग्लोबल मार्केट टू गेट इनटू देम, दैट्स ऑल. On financial front, you will see that in FY23 there is a setback in bottom line. On the other hand, if you annualize your H1 FY25,
then there is a jump of 80% in bottom line. What is the reason? Rajesh sir, you can answer. Can you repeat the question? I didn't. You check your FY23 performance, there is a setback in the bottom line in comparison to previous year. Second thing, if you annualize H1 FY25, 6 months performance of the FY25, there is a 80% jump in the bottom line in comparison of the previous year. सर ये FY23 में हमारे एज पर इंड एयर्स हम लोगों ने सब रीस्टेटमेंट किए हैं. सो मोस्ट ऑफ आवर सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर जो जिसके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं हुए दैट इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24. सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस और वेरिएशंस इन पैट मार्जिन बट इन फॉर September for first half year. So there is EBITDA margin is our 20%, but our other income, that is our other operating income, which is because of price variation clause we have received. Sir, I will answer it better. वो जो when we were using an IND-GAAP format in general accounting, when we shifted to Ind-AS, some of our consignments were CIF और FOR. जो हमारा मार्च 25 के बाद जो सामान निकलता है जब तक पहुंचा नहीं वी कुड नॉट कलेक्ट द मनी. सो लॉट ऑफ आवर मार्च 23 रेवेन्यू वाज शिफ्टेड टू April 24 because of the accounting system. So accounting system what we say there was a what we say changeover, इसीलिए वो थोड़ा सा दिखा from accounting standpoint. In that year as a simple in-gap जो balance sheet था that was a growth. वो आपका पहला क्वेश्चन था. The second question is why the profit or the growth in 2024. In 2020, in this first quarter, H1 has traditionally been for most electrical companies and for us the weaker half. It is not the most stronger half. The price normally reflects the market sentiment and the demand supply mismatch. And it is not only me, आप मेरे listed peers को भी देख ले, you can see that the spike is for everybody. No doubt your company will be an Indian global company in Thank you, future. sir. But in last year your global revenue was 82%. Now in 6 months it has came down to 75%. So this is because of the huge Indian demand. जैसे अभी we are talking about what we say a lot of new projects. जैसे इंडिया में उन्होंने स्टैटकॉम मैंडेटरी कर दिया, हर रिन्यूएबल पार्क में 33% लगाना मैंडेटरी कर दिया. अभी जो HVDC हैं उसके अभी तक अवार्ड नहीं हुए हमें ऑर्डर बट आएंगे. तो ये सडनली जंप हो रहा है इंडिया में. जो इंडिया वो क्या सर अपना टाइगर था बट चिल्लाता नहीं था. अभी सडनली वो रोरिंग टाइगर जब हो रहा है. सो देयर बी सम स्मॉल मिसमैच हियर एंड देयर बट व्हाटएवर वी प्लान वी वुड लाइक टू कंटिन्यू टू बी अ ग्लोबल डोमिनेंट. इंडिया में जो भी है हम कैटर करेंगे बट हमें अपना ग्लोबल एम्बिशन नहीं खत्म करना. पीएचडी क्यों कर रहे हो? PhD क्यों कर पीएचडी कर रहे हो? That's what I said Subject more. is on M&As and engineering companies. You are mostly dealing in foreign currency, isn't it? Mostly it is in US dollar मैम and it is naturally hedged because हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में रहते हैं कॉपर स्टील ऑयल कोल ऑल इज लिंक टू डॉलर ओनली. Dollar. कि अपन बोल सकते हैं कि अपन डोमेस्टिक इंडस्ट्री में 100% बेचते हैं बट हमारा इनपुट कॉस्ट तो डॉलर में होता है. तो व्हेन यू हैव अ सेल इन डॉलर एंड इनपुट आल्सो इन डॉलर, जैसे हमारा मैक्सिमम इनपुट है एल्यूमिनियम, सो वी आर आल्सो नेचुरली हेज्ड दैट वे. So fluctuation in the currency rates, how does it affect you? Mrs. Jadhav actually spoke about कि Turkey में we had a hyperinflation. So in the hyperinflation what happens is कि आपका जो currency है वो devalue होता है. तो जैसे अपने PVC clause होता है अपने सेक्टर में, वहाँ पे भी हमारा डॉलर टैग होता है कि अगर 12 महीने हैं तो आज अपना $85 है तो आपको 12 महीने में जो भी है आपको $85 होता है. जैसे अपना फॉरवर्ड कवर होता है जब ऑप्शन वैसा डॉलर हो जाता है. एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे गिव अस अ वेरिएशन ऑन डॉलर. सो योर प्रॉफिट गेट्स बुक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बट बिकॉज ऑफ Ind-AS एंड IAS कन्वर्शन, उनका जो हाइपर इन्फ्लेशन फॉर्मूला है,
that previous income gets treated as a other income. So that is why हमारा PAT is slightly higher than EBITDA because of the reinstatement. जैसे ही hyper inflation का उनका निकल जाएगा 1-2 साल में, that other income will get merged into the main income. Can you just tell us, like, what is the average electricity consumption of Gujarat? Electricity consumption of Gujarat. Hmm. Gujarat, madam, traditionally is a number 2 in the country. Mhm. It is basically number 1 is Maharashtra, number 2 is Gujarat. And इसमें जो गर्मियों के सीजन में पीक डिमांड इनकी करीब 15,000, 12, 13, 14,000 मेगावाट हो जाती है। और इसकी जो डिमांड है वो जिस ग्रोथ से बढ़ रही है गुजरात की, इस कम से कम 8 से 9% की ग्रोथ में गुजरात की डिमांड बढ़ रही है। तो गुजरात और बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे इनकी डिमांड और बढ़ती चली जा रही है। तो लास्ट 2-3 इयर्स में हम देख रहे हैं कि जो पहले क्या था, गुजरात नंबर 3-4 में हुआ करता था, पर गुजरात इज नंबर 2 नाउ। और इसके आसपास अब धीरे धीरे एक यूपी स्पीकिंग अप, क्योंकि यूपी का क्या है कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द न्यू गवर्नमेंट जो 10 साल से हुआ है, तो यूपी भी बहुत तेज़ी से पिकअप कर रहा है। तो ये भी लगभग उसी रेंज में आ रहा है, महाराष्ट्र की रेंज में। तो ये सब डिमांड है कंट्री की। तो मेजर कंट्री की जो डिमांड क्रिएट करती है यही 3-4 स्टेट करती है, इंक्लूडिंग राजस्थान।